अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ साथ तमाम देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अरमिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। जुम्मा भी मुबारक, हज भी मुबारक। आज बहुत बड़ा दिन है, जुम्मा भी है और हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने के लिए आज बहुत ही अहम दिन है आज़मीन के लिए भी। सो सदाएँ हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसका मतलब है कि हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे लिए ही सब तारीफ़ें हैं, नेमतें हैं, बादशाहत तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं, हाजिर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। दुनिया भर में हर किसी मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है नाज़रीन कि वो फ़रीज़ा हज अदा करे और उसके लिए सारी ज़िंदगी लोग मेहनत करते हैं, जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं और ये फ़रीज़ा अदा करने की कोशिश करते हैं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ात आज अदा किया जाएगा। आज़मीन आज मैदान अरफ़ात में नमाज ज़ोहर और नमाज असर इकट्ठी अदा करेंगे। हज का खुतबा मस्जिद नमरा में दिया जाएगा। जुम्मा के दिन की वजह से इस बार इस हज को हज अकबर का दर्जा हासिल है, जिसका सवाब 70 हज के बराबर है। सो बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो इस बार हज की सादत हासिल करने के लिए गए। खुतबा हज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज 1:40 पर दिया जाएगा। ये मनाजिर आप देख रहे हैं और कोरोना की सूरत हाल के बाद ये पहला वाक़या है कि फुल कैपेसिटी के अंदर जो दोनों मुक़द्दस मकामात हैं, मसाजिद हैं, मस्जिद हराम, वहाँ पे पूरी कैपेसिटी के अंदर हुज्जाज कराम जमा हैं और वो हज की सादत हासिल कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है अगर आपके कोई रिश्तेदार हज के मौके पे मौजूद हैं और आप देख रहे हैं तो उन तक हमारे लिए दुआ की दरख्वास्त हमारे लिए दुआ और अल्लाह सबकी ये एफर्ट कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। और आज का दिन जैसे जुम्मे की वजह से इसकी जो सादत है, जो हज की सादत हासिल करने जा रहे हैं उनके लिए इसकी अहमियत और फजीलत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उन तमाम लोगों को पहले से ही हज मुबारक बहुत बहुत। और इसके साथ साथ जनाब हज की तो हम बात कर रहे हैं लेकिन ईद कुर्बा की भी आमद है पाकिस्तान में। अगर हम बात करें तो इतवार के रोज़ 10 जुलाई को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और ऐसे में जो ये फ़रीज़ा सरअंजाम देने के लिए जो मवेशी मंडी है वहाँ पे भी कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए ख़रीदारों का रश बढ़ना शुरू हो गया है। जहाँ ख़रीदार तो हमें कम नज़र आते हैं और कीमत बहुत ज़्यादा है। जो खूबसूरत जानवर जो ख़रीदना चाहते हैं, वज़नी जानवर जो ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए कीमत ऑब्वियसली ज़्यादा है। व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल करने के चक्कर में है। और जबकि मवेशी मंडी में बात करें एक से बढ़कर एक जानवर मौजूद है लेकिन कीमतें सुनकर ख़रीदार ख़रीदने की बजाय देखने पर मजबूर है। और अगर ओवरऑल महंगाई के हवाले से बात करें तो जो रौनकें हैं, रवायती रौनकें जिसे हम कहते हैं कि ईद उल अज़हा से पहले मवेशी मंडियों में हमें रश नज़र आता है, वो बहाल नहीं हुई और बारिशों से भी जो मंडियों की सूरत हाल है वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है। सो एक तरफ तो जहाँ हम हज की बात करें वहाँ यहाँ पर जो लोग हैं जो इस फरीज़े की अदायगी करना चाहते हैं, ऑब्वियसली इस बार बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी इकनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी देखभाल करें। इस हवाले से तो बहुत बेहतर होगा। मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर जो गाहक हैं, व्यापारी हैं, उनके क्या मसाइल है, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हमें अफजाल तालिब ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से और हामिद चौधरी हमारे साथ मुल्तान से होंगे। कुछ ही देर में कराची से भी हमें हमारी नुमाइंदा ज्वाइन कर लेंगी। आगाज़ करते हैं जी मवेशी मंडी। जी बिल्कुल, डिटेल्स तो हमने आपको बताई हैं और एक मुख्तसर जुमला ये है कि ख़रीदने वाले ख़रीदना चाहते हैं, बेचने वाले बेचना चाहते हैं, ख़रीदने वाले ख़रीद नहीं सकते, बेचने वाले कम कीमत पे बेच नहीं सकते। दोनों तरफ मजबूरी किसी सूरत हाल है। सबसे पहले चूँकि अफजाल भी हैं, हामिद भी, हामिद आपसे स्टार्ट कर लेते हैं चूँकि आप मुल्तान में हैं। एक तो अहवाल बताइए क्योंकि 2 दिन पहले तो आपने हमें खबर दी थी कि बहुत अच्छी खबरें नहीं है, ना कीमतों को लेकर ना ख़रीदारों को लेकर। क्या उसमें कुछ बेहतरी आई है जो ईद के दिन करीब आ रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? इमरान, अगर ओवरऑल बात करें तो जनूबी पंजाब की ये सबसे बड़ी मंडी है और जो व्यापारी हैं वो मुख्तलिफ छोटे शहरों से जानवर खरीद कर यहाँ लाते हैं ताकि अच्छे दाम कमा सकें, ताकि ईद उनकी अच्छी गुजर सके। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो इकनॉमिक बहुत ज़्यादा गंभीर है, जिसकी वजह से लोग आते ज़रूर हैं। पहले लोगों की कोशिश होती थी अगर छोटा जानवर नहीं मिलता, बकरा नहीं मिलता उनको सस्ता, तो वो जो बड़े जानवर में हिस्सा डालकर अपने कुर्बानी का जो फरीज़ा है वो अदा कर लें। लेकिन इस दफ़ा जो है सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। वजह यह है कि जो कुर्बानी के लिए बड़े जानवर लोग खरीदने आते हैं, लैम्बी स्किन का आपने नाम सुना होगा, बीमारी एक आई हुई है जिसकी वजह से व्यापारी और गाहक दोनों परेशान हैं। दोनों गाहक आते ज़रूर हैं, वो देखते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है लैम्बी स्किन आई हुई है बीमारी तो लोग जो है बड़े जानवर से कतरा रहे हैं। छोटे जानवर की कीमतें अभी भी आसमान से बातें कर रही हैं। लोग आते ज़रूर हैं लेकिन खरीद बहुत कम लोग ऐसे हैं
जो छोटा जानवर खरीद कर वापस जा रहे हैं। अगर छोटे जानवरों की कीमतों की बात करें तो नॉर्मल बकरा जो है वो 40 से 45 हज़ार में मिल रहा है, लेकिन अच्छे जानवर जो खूबसूरत जानवर खरीदना चाहता है उसके लिए आपको 70,000 80,000 जेब में डालकर लाना होगा। उसके बाद आप यहाँ से ये तो अच्छा खासा बजट है हमें, तो 70-80 हज़ार का पहले लोग किसी जमाने में और वेड़ा खरीद लेते होते थे, लेकिन अब इसमें हाँ बकरा मिल रहा है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अफजाल तालिब साहब भी हमारे साथ मौजूद है। खुश लग रहे हैं अफजाल साहब आज, लगता है इनको कुछ पसंद आ गया है। इनको सस्ता बकरा मिल गया लगता है। नहीं, मैं मुल्तान के रेट सुनकर खुशी हो रही है मुझे कि खाली हम ही महंगे नहीं है, मुल्तान भी महंगा है, इस बात पे खुश हैं आप अफजाल? नहीं, एक्चुअली बात यह है कि चूँकि लाहौर में जो है आपको पता है कि लाहौर में कुर्बानी के हवाले से लाहौर एक बिग सिटी है और यहाँ की आबादी जो है वो 1.25 करोड़ से तजावज़ कर दी है। तो लाहौर में जो 13 मंडियाँ जो हैं वो सरकारी तौर पर लगाई गई हैं और गैर कानूनी मंडियाँ भी लगी हुई हैं जहाँ पे लोग बाकायदा बकरों वालों से और बड़े जानवरों से बदतमीज़ी वसूल कर रहे हैं। तो इसलिए इंतजामी इस हवाले से जो है वो कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि बकरे की कीमत जो ऑलरेडी जो जैसा कहा मुल्तान वाले में हर चीज़ लिया था कि मुल्तान में छोटा बकरा है वो 40-45 हज़ार मिल रहा है, जबकि लाहौर में इसकी कीमत ये नहीं है। लाहौर में 50-60 हज़ार से कम जो छोटा बकरा भी नहीं मिल रहा। तो जो दरमियाना बकरा है वो लाजिम 70-80 हज़ार के करीब जो उसकी कीमत है, और अगर हम अच्छे बकरे की बात करें तो वो लाख से तजावज़ कर चुका है। तो यही सूरत हाल है लाहौर में आ चुके सरकारी छुट्टियों के हवाले से आज पहला रोज़ है, तो इसलिए सुबह से ही जो है वो ग्राहकों की तादाद जो है उसमें रौनक मंडियों में। मैं इस टाइम लाहौर की एक बड़ी मंडी सगिया पुल पर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है लोगों की बड़ी तादाद जो है मंडी में तो आ रही है, यहाँ पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी इंतजाम भी हैं ताकि नुसरबाजों से बचा जा सके। लेकिन सूरत यह है कि यहाँ पे महंगाई की तनासब जो है पेट्रोल डीजल और दीगर जो है अशिया की कीमतों में इजाफे के बायस जो है बकरों की कीमतें पिछले साल की निस्बत डबल जो है वो मांगी जा रही हैं, और जो ग्राहक भी परेशान है। अच्छा अफजाल साहब, आप कीमतों की तो बात करें, जिस तरह हामिद ने भी लंपी स्किन के हवाले से बात की, कल मेरा भाई भी वो गया मंडी, वो यही कह रहा था कि लाहौर की मंडियों में भी इस जो बीमारी है लंपी स्किन इससे मुतासरा काफ़ी मवेशी मौजूद हैं, और जिसकी वजह से भी जो ग्राहक हैं वो ख़रीदने से कतरा रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली बात यह है कि ये लंपी स्किन के हवाले से जो बीमारी है आमतौर पर सिंध से फिर यहाँ पंजाब में भी जो आ चुकी है, तो लाहौर की अक्सर मंडियों में महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है कि चेकिंग के हवाले से। यहाँ हमारे सामने ट्रक उतरने के बाद वो बाड़े में जा रहे हैं, तो लोग खरीद भी रहे हैं। हाँ, लेकिन तनासब चूँकि जैसे आपने कहा कि 70-80 हज़ार से लेकर 1.25 लाख रुपए का आपको वेड़ा मिल जाता, लेकिन अब वही जो वेड़ा यहाँ पर 2 से 2.5 लाख में मिलेगा, और जो अच्छा वेड़ा है वो 3-3.5 लाख तक वो जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन अफजाल इसमें दिलचस्प बात यह है जो हमारी मालूमात के मुताबिक कि लोग बड़ा जानवर लेने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उसमें लंपी स्किन का ज्यादा मसला है। और मैंने भी जब 1-2 एक्सपर्ट लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी कोशिश करें आप छोटा जानवर ले लें, बकरा ले लें, ज्यादा बेहतर है, चूंकि बड़े जानवर में बहरहाल एहतमाल मौजूद है इसका। तो लोग एक कॉन्शियस हैं लोग इसको लेने के लिए, तो उस लिहाज से तो फिर बड़े जानवरों की कीमत कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए, छोटे की कीमत बढ़ना तो समझ में आता है। नहीं, वहाँ लाहौर में एक्चुअली बात है, यहाँ लाहौर में देखा देखी सारे काम चलते हैं। अच्छा। तो लाहौर में अगर फर्ज करें आपके हमसाये में गली में किसने भैंस ले लिया है या बेड़ा ले लिया, तो लोग से कोशिश होगी वो भी बेड़ा ही ले ले। हाँ। तो यहाँ पे एक ट्रेडिशन ये लाहौर में अमूमन होती है, लेकिन हाँ इसके असरात जरूर हैं। पिछले साल की निस्बत जो है इस साल जो है वो बेड़े तो की तादाद बहुत ज़्यादा कम, लेकिन कीमत के लिहाज से भी और बीमारी के लिहाज से उसकी फरोख्त जो है कम देखने में आ रही है। ठीक है अफजाल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हामिद भी चूंकि हमारे साथ मौजूद है। हामिद, लंपी स्किन के हवाले से हमने लाहौर में तो देखा कि यहाँ पर जिस तरह अफजाल साहब भी बता रहे हो, कुछ हमें भी पता इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे तो बीमारी के जानवर मौजूद हैं इस डिजीज़ के, जिसकी वजह से भी ख़रीदार कतरा रहे हैं। मुल्तान में क्या सूरत हाल है? महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से कोई इस तरह के इंतजाम हैं चेक एंड बैलेंस के? अरमला, मुल्तान में जो है कुल 3 मंडियां लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो बाईपासेस हैं मुल्तान का जो रिंग रोड काउंट होता है उस पर बहुत ज़्यादा जानवर जो हैं लोग अपनी मर्जी से छोटे छोटे ठेले लगा लिए, छोटी छोटी जगह फिक्स करके उन्होंने जानवर रख लिए, वहाँ जानवरों फरोख्त कर रहे हैं। महकमा लाइफ स्टॉक तो सिर्फ 3 मंडियों तक महदूद है, जो बाकी बाईपासेस हैं उन पर बहुत ज़्यादा तादाद में जानवर लाए गए हैं। महकमा लाइफ स्टॉक की जो टीमें वहाँ नहीं पहुँच सकती, जिसकी वजह से लंपी स्किन के जो जानवर एक आ जाता है उससे दूसरे जानवर में फिर तीसरे जानवर में ट्रांसफर होती है, जिसकी वजह से ग्राहक भी परेशान है और खरीदार भी परेशान है। अगर बड़े जानवर की कीमत की बात की जाए तो कीमत तो बहुत अच्छी है। अगर आपने 2 से 2.5 से 3 मन का जानवर लेना है, आपको 80 से 90 हज़ार में जानवर मिल जाएगा।
ठीक है। लेकिन तो जो गाहक हैं वो आते हैं, वो रेट सुनकर चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चूंकि आयशा खान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, आयशा सुविदास, उनसे जरा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। आयशा, आप कराची से हैं और कराची में मुझे नहीं पता कि कंपैरेटिवली मुल्तान का कोई असर होता है या नहीं होता, लेकिन अगर होता है तो इसका मतलब है कंपैरेटिवली लाहौर से कीमतें कम होंगी। आप तफसीलात बता दीजिए, कराची की क्या सूरत हाल है और क्या लंपी स्किन वहाँ पे भी इफेक्ट कर रही है जानवरों को और खरीदारों और व्यापारियों सबको? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में। यहाँ पर जो है बारिश के बाद सूरत हाल काफ़ी बुरी है। जैसे कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जगह जगह कीचड़ है, जिससे जो व्यापारी हैं वो परेशान हैं और जो ख़रीदार हैं वो उससे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि एंट्रेंस में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना हो रहा है। तो जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पर जो मट्टी डालकर कीचड़ को सुखाने में नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कीचड़ के बायस खरीदार कम हैं। और लंपी स्किन की जहाँ तक बात है तो वहाँ यहाँ पर जो है वो जो जानवर हैं वहाँ इनका दाखिला जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर इंतजामात काफ़ी सख्त दिखाई दे रहे हैं। और जो अगर एक जानवर भी किसी ट्रक में वायरस वाला मौजूद है तो पूरे ट्रक को जो है वो रवाना कर दिया जाता है, क्योंकि इंतजामात जो है वो काफ़ी यहाँ सख्त हैं। और जो डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ मौजूद है, जो कि पहले ही इस हवाले से जो है वो देख लेती है कि कोई वायरस वाला जानवर तो यहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिर और जानवरों को भी वो अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये कि जो बारिश है उसके बाद के जो यहाँ हालात हैं वो काफ़ी बुरे दिखाई दे रहे हैं। लोगों को ये लगता है, शहरियों को ये लगता है कि जो है कीमतें जो है वो कम हो जाएंगी बारिशों के बाद, लेकिन उनको बिल्कुल आयशा, चलें, आपने हमें ये सारी डिटेल्स तो बता दी हैं। ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी था हमारे देखने वालों के लिए। पहले मुझे ये बताएं कि आप मवेशी मंडी गई हैं, आपको डर नहीं लगा? मतलब मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि वहाँ पे इतने सारे मवेशी हों और आप जाएं वहाँ में, मुझे तो बहुत डर लगे। आपको डर नहीं लगा? नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, बल्कि मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है ये सब जानवर वगैरह देखकर। लेकिन यहाँ की जो सूरत हाल है उससे मुझे जो है वो थोड़ा सा ज़ाहिर अफसोस की बात है ये। खरीदार जो है वो बिल्कुल, क्योंकि आखिरी दिन है ईद के, और ईद के आखिरी दिनों में तो बहुत हलचल होती है। जी। एक तो हम उम्मी तौर पे बात करते हैं, जानवरों की कीमतें वगैरह तो डिस्कस कर रहे हैं। एक खास तौर पे ईद पे ट्रेंड आता है बड़े कोई फैंसी किस्म के सजे सजाए जानवरों का, जिनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं, जो नाम भी रखे होते हैं, दूध मक्खन के पले होते हैं। तो ऐसे कुछ किरदार इस बार भी हैं या इस बार उनका फुकदान नजर आ रहा है हमें मंडी में? नहीं, ऐसे बिल्कुल किरदार हैं। यहाँ पर मुल्तान से भी लाए गए हैं और रहीम यार खान से भी बड़े बड़े जानवर लाए गए हैं, जिनका किसी का नाम बादल है तो किसी का नाम कुछ है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी बड़े बड़े अच्छे जानवर भी दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे महंगा जानवर आपके देखने में कोई आया आयशा, जो सबसे जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा हो, आपके नॉलेज में कोई आया हो, ऐसा है? जी, अभी तक जो मेरे नॉलेज में जो जानवर आया है सबसे महंगा वो तकरीबन 50 लाख का जानवर है। लेकिन व्यापारी वही कह रहे हैं कि हम इसमें कम कीमत में भी ज़ाहिर देते हैं, 40 तक दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने 50 लाख, मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि उस 50 लाख के जानवर पे क्या सोने के जेवरात हैं, क्या मामला है? ये फायर इंजन है क्या? क्या 50 लाख की डिमांड कर रहे हो? उनका ये कहना है कि हमने जो है वो खिलाई पिलाई इसको अच्छी की है, ज़ाहिर दूध मक्खन, और इसमें भी काफी ज्यादा खर्चा लगता है, तो इसलिए ये जानवर जो है वो घर का पला है, तभी इसकी कीमत इतनी बताई। अच्छा आयशा, आप तो हमारे साथ हैं, मैं मुल्तान का रुख भी कर, वहाँ पे भी इस तरह के जानवर डेफिनेटली होंगे जिनको नाम भी रखे होंगे, खिलाया पिलाया भी बहुत होगा व्यापारियों ने और उसकी कीमत भी सही लगाई होगी। हामिद, आप बताएं कोई ऐसा जानवर हमें लाहौर, जो कराची का रेट सबसे हाई मिला है वो 50 लाख मिला है, अब आप बताएं मुल्तान में सबसे महंगा जानवर कौन सा है? अरमला, अगर मुल्तान की बात कीजिए तो मुल्तान में राजनपुरी बकरे लेके लाए जाते हैं, जिनका वजन जो है 5 मन, 6 मन और 7 मन तक इनका वजन होता है। और इनकी कीमतें जो है 2 लाख, 2.5 लाख और 3 लाख, 4 लाख तक इनकी कीमतें होती हैं इन बकरों की। ये राजनपुर की सफेद कलर के बकरे होते हैं। इनको दूध पिलाया जाता है, मक्खन खिलाया जाता है, इसके अलावा जो है गंदम खिलाई जाती है। ये इनकी खास खुराक होती है, जिसकी वजह से इनका कद जो है वो 4 मन, 5 मन और 6 मन तजावुज कर जाता है और की कीमतें जो है 5-5 मन तक पहुंच जाती हैं।
इसी तरह अगर बड़े जानवरों की बात की जाए तो बड़े जानवरों में ब्राह्मण नस्ल के बड़े बैल लाए गए हैं, जिनका वजन जो है 25 मन, 30 मन और 32 मन तक होता है। इनकी कीमतें जो हैं 12 लाख, 14 लाख और 15 लाख तक डिमांड की जाती है, और जो भाव ताव की जाए तो उसके बाद 12-13 लाख में तक फरोख्त हो जाता है। जी अरमला, ठीक हो गया। अच्छा तालिब साहब, अब लाहौरी तो पीछे नहीं रहते, आपको पता है हर जगह हमने कंपटीशन लेना है। कराची में 50 लाख, मुल्तान में 12 से 13 लाख। अब आप लाहौर में बताएं कि ऐसे कौन से जानवर है जो आपको पता चला हो कि सबसे ज्यादा कीमत उसकी ले रहे हैं? नहीं, मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मुल्तान में, मुझे तो ये सारे व्यापारियों से खरीदार से कहूँगा मुल्तान चले जाएं। मुल्तान में बड़े जानवर भी सस्ते हैं और मुझे लग रहा है जिस तरह बता रहे हैं लाहौर में हामिद, तो ये है ही नहीं। कम है प्राइसेस। तो बात यह है कि वो कदरे सस्ते हैं। यहाँ पे जो है एक मिट्ठू, एक बादल, दो नामी जो हैं वो बैल हैं, जहाँ जो है अभी हमें थोड़े रास्ते में देखे थे, तो उन्हें बड़े खूबसूरत अंदाजे से जाएगा। मेरा ख्याल है कम से कम उनका 30 मन से ज़्यादा वजन शायद उनका, बड़े भरकम हैवी किस्म के वो बनाए गए और बड़े खूबसूरत। क्या मांग रहे हैं वो? लेकिन वो उनका ये कहना है कि चूंकि जी उनका वो तकाजा ये कहते हैं कि हमें जोड़ी जो है वो तकरीबन 90 लाख रुपए की हम देंगे, इससे कम नहीं हम बेचेंगे। वो ये कहते हैं कि हमने इनको दूध और बादाम और फ्रूट और ये जो गंदम के तैयार किया, और ये इसकी उम्र जो है तकरीबन 22 जो है महीने बनती है। तो पता है 22 महीने में हमने इससे 90 लाख रुपए का तैयार किया। तो आज जो 90 लाख रुपए का। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है इससे कम जो है हम नहीं बेचेंगे, चूंकि अब एक दिन का वक्फा रह गया, तो इससे कम हो गया कि चूंकि हमारे अखराज इसके ज़्यादा आ गए हैं। पेट्रोल के लाने के लिए यहाँ ट्रैवलिंग के खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। बादाम को वो कह रहे हैं कि पहले हम अब 1000 रुपए किलो मिल जाते, अब जो 16, 17, 1800 रुपए किलो बादाम हो गए। अफजाल, ये तो इतनी बड़ी अमाउंट्स है, मुझे लगता है यहाँ पे एक FBR का काउंटर भी होना चाहिए। अगर 1-1 करोड़ रुपए के पास सेल हो रही है। जी, बात यह है कि यहाँ पे जो है बकरों की कीमतें, मैं बताया ना, मैं मुल्तान मुझे खुशी हो रही थी, इसलिए मैं हंस रहा था कि मुल्तान में कदरे सस्ते हैं बकरे। यहाँ मोटरवे भी अब तो मुल्तान पे लोग जाके ला ही सकते हैं। अच्छा अफजाल, एक चीज क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, बारिश के हवाले से जरा मुझे बता दें। जैसे कि आयशा ने हमें बताया कि कराची में लोगों को जाने में बड़ी मुश्किलात है, और मुझे खुद याद है कि एक ईद मेरी कराची में बड़ी गुजरी, तो उस वक्त भी बारिश का मौसम था, बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो लाहौर में एक तो चूंकि मौसम ऐसा ही है, क्या इंतजामात कर रखे हैं इंतजामिया ने? वहाँ भी कोई कीचड़ वगैरह की सूरत हाल तो नहीं है? जी बिल्कुल, जो है महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से वार्निंग जारी कर दी गई थी कि लाहौर में जो है वो बारिश का इम्कान है। अभी आज तो अब मौसम जो है अबरआलूद रहेगा, कल से दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और वो ईद के 2-3 रोज भी वक्त जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पे सूरत यह है कि जो महकमा मौसमियात ने जो पेशन गोई की थी उसके मुताबिक है कि अभी इंतजार फरमाएं, बारिश का चांसेस है लेकिन नहीं हुई बारिश उस अंदाज से। तो लाहौर में अगर ज़्यादा बारिश हुई है वो 25-30 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश लाहौर में नहीं रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से अमूमन मुल्तान और कराची की निस्बत जो है यहाँ पे इतना वो सूरत ज्यादा गंभीर, 1-2 मंडी ठीक है, कंपैरेटिवली बेहतर है। ठीक, अफजाल तालिब आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हामिद हमारे साथ मुल्तान से। सब लोग जो है ना इससे पहले की शुक्रिया अदा करें, भाव बनाएं, और अगर कोई सस्ती चीज मिल जाए तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम भी मुल्तान भी आ सकते हैं। कराची से मुश्किल है जरा, और लाहौर का किसी का भला हो जाए आप तीनों के रेफरेंस से। थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत हामिद आपका बहुत शुक्रिया, अफजाल तालिब आपका बहुत शुक्रिया। तीनों नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। मवेशी मंडी की सूरत हाल, चाहे वो भावताओं के हवाले से हो या अल्लाह रहम, नहीं बिल्कुल नहीं। 70-80 हज़ार रुपए का नॉर्मल बकरा, आप 50 लाख सोचे, एक 90 लाख बता रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं परेशान हो रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ईद के पास शायद जब जो ईद पास आ जाती है नहीं और महंगे हो जाते हैं। अब फिर लोगों को समझ आ जाती है ना कि अब तो लेना ही लेना, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वैसे ये, और मैं अदर वे सोचता हूँ कि फिर लोगों को लगता है कि अब नहीं बिक रहे तो अब बेच दो जैसे जाते। नहीं, लेकिन आप वाला पॉइंट भी ठीक है। बहरहाल जी, चले, अल्लाह की राह में कुर्बानी है, जो लोग कर रहे हैं इसमें रियाकारी का अंसर बिल्कुल ना आने दीजिएगा, अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए। और कल भी हम जब बात कर रहे थे, प्रोफेसर साहब हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह को इन दिनों में सबसे ज़्यादा यही अमल पसंद है कि आप जानवरों का खून बहाएं, और ये रिवायत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी रिवायत है, और उसके मुताबिक हम ये दुआ करते हैं कि आपकी कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमाए। कीजिए ज़रूर अगर कर सकते हैं, नहीं तो दुआओं में याद रखें। चलिए जनाब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ नहीं भी हो रहा, वो इंटरनेट की वजह से है। पूरी दुनिया रिलाई कर रही है, पूरी दुनिया के जितने भी ग्लोबल सिस्टम्स हैं, दे रिलाइंग इन इंटरनेट। और ये कोई अफसानवी बात है भी नहीं, ये एक हकीकत है। आज की जदीद टेक्नोलॉजी ने इस हकीकत को हमारे सामने रख दिया है कि अब दुनिया में कहीं भी किसी किस्म की एक्सेस, चाहे वो किसी चीज़ के लिए हो, किसी किस्म की कमोडिटी के लिए हो, मुश्किल नहीं रही है, और ये सब कुछ इंटरनेट ने किया है। पाकिस्तान में
आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, चले आपको बता देते हैं, जिन्होंने इंटरनेट को पाकिस्तान में लाने के लिए मिड-80s अपना रोल प्ले किया और फिर उसके बाद मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेट की डोमेन्स के ऊपर और इंटरनेट के मैदान के अंदर एक नुमाया मकाम दिलवाएं। हम .pk जो पाकिस्तान की डोमेन है, जिसके ऊपर डिफरेंट वेबसाइट्स आप देखते हैं, उसके बनाने वाले और फिर उसके साथ साथ अभी एक पाकिस्तान 100 का मंसूबा साथ लेके चलने वाले इमरान साहब की बात करें, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान अनवर साहब वो जदीद टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। इंटरनेट को पाकिस्तान में किस तरीके से बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या हो सकती है, इस सारी सूरत हाल पे आपने इमरान अनवर साहब को मदऊ किया है। अमेरिका से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरिडा हमारे साथ मौजूद है इमरान अनवर साहब। सबसे पहले तो खुश आमदीद, बहुत बहुत हम आपको गुड मॉर्निंग तो विश नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल थैंक यू सो वी विश यू वेरी क्या आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हम ये जो मिड-80s में हमने मेंशन किया कि पाकिस्तान में इंटरनेट को एक लाने वाली शख्सियत के तौर पे आप ऑब्वियसली आपने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ज़रा इस हवाले से आगाज़ करते हैं आपके जर्नी का, देन फिर हम पाकिस्तान 100 के प्रोजेक्ट की जानिब पे आते हैं। ज़रूर। तो नंबर वन तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बड़ा ममनून हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि पाकिस्तान में आपके नाजरीन, सामीन और तमाम जो दोस्त ये प्रोग्राम देखते हैं उनसे आज डायरेक्ट बात हो मेरी। मेरा जी प्लीज बोलिए। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो जो आपने इज्जत अफजाई की ये करके, जाहिर है इंटरनेट पाकिस्तान में एक दिन आना था, तो ये अल्लाह की तरफ से ये मुझे मौका मिला कि सबसे पहले ये मैंने इसका काम शुरू किया। और उस वक्त 1989 की बात है, लेट 80s की, जब मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिली तो मैं अमेरिका पढ़ने के लिए आया। वैसे मैं लाहौर से UET लाहौर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ मिड-80s में 1984 तक। जब मैं अमेरिका में आया तो मैंने देखा कि ईमेल उस वक्त स्टार्ट हुई थी, लेकिन सिर्फ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, सिर्फ तालीमी इदारों में और हुकूमत के कुछ इदारों में थी। कमर्शियल इंटरनेट जो है वो अमेरिका में भी शुरू नहीं हुआ था। लेकिन मैंने तब से काम शुरू किया था कि ये चीज़ पाकिस्तान लानी है। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान में काफ़ी सख्तियाँ थीं, काफ़ी मुश्किलात थीं, लेकिन उस वक्त मैंने जिन लोगों को अपने साथ भी बाद में मिलाकर पार्टनर बना के चलाया साथ, उस वक्त वो भी नहीं समझते थे। उनका कहना था कि 30 साल 40 साल तक पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं आएगा। और मुझे यकीन था कि अगर एक आदमी हिम्मत करे तो कौम के सामने छोटे से एक दरवाज़ा, एक कंप्यूटर के साथ भी काम शुरू करे, तो कौम ये है इंटेलिजेंट, कौम है मेहनती, कौम है क्रिएटिव, और पाकिस्तानियों को टेक्नोलॉजी एक दफ़ा प्रोवाइड कर दें, उस पे वो आगे से आगे चलते जा सकते हैं। और हम उसके 25 साल आगे जो चलना है उसके लिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है इमरान, ये जो बड़ी ज़बरदस्त बात है, एक तो हमें बड़ा अच्छा लगा, कम से कम उस टाइम आपने एक कोशिश की और आप उनको यू नो विद योर आइज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। आप थोड़ा सा इस पाकिस्तान के सफ़र को भी अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि फिर आपने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ा। ये जो इनोवेशन हम लेकर आए विद द टाइम, जितना भी हमने इसके अंदर अचीव किया, क्या आप एक प्रो टेक होने की हैसियत से आप इसको समझते हैं कि बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की, या नहीं पोटेंशियल ज्यादा था, हमने कम किया? इस इनोवेशन को और पाकिस्तान के सफर को आप कैसे देखते हैं इमरान? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जहां पे CCTLD जिसको कहते हैं कंट्री कोड .pk, पाकिस्तान का जो कोड है, टॉप लेवल डोमेन, वो प्राइवेट सेक्टर में मैंने और मेरे पार्टनर ने शुरू की थी। और उसके बाद 25-30 साल से ये चल रही है हमारे साथ, 27 साल से हो गई बल्कि शायद। इस पीरियड में बहुत तरक्की हुई है, बहुत इंटरनेट बढ़ा है। एक लिहाज से अगर आप देखें तो हर पाकिस्तानी जिसके हाथ में इस वक्त सेल फोन है या टैबलेट है या कंप्यूटर है, वो इंटरनेट पे है। बल्कि अब तो स्मार्ट टीवी, बहुत से लोग आपके जो प्रोग्राम देख रहे होंगे अपने सैमसंग पे या LG पे, वो भी इंटरनेट कनेक्टेड टीवीज हैं। लेकिन इस वक्त जो है .pk पे मुझे बड़ा अफसोस है, हालांकि मैं उसके बानी अपने आप को समझता हूँ, और मेरा ख्याल है कि हमने .pk का जो पोटेंशियल है वो पूरी तरह नहीं पूरा किया। उसमें जाहिर है मेरे साथी और मैं उसमें कसूरवार हैं कि हमने इसको उतना नहीं बढ़ाया, क्योंकि जाहिर है हमेशा खतरा रहता था कि उस वक्त की हुकूमत क्या पॉलिसी इख्तियार कर सकती है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो बी पाकिस्तानी और बाई पाकिस्तानी का नारा तो लगाते हैं, लेकिन जब आप उनका बिजनेस कार्ड देखते हैं या आप साइन बोर्ड देखते हैं लाहौर में, कराची में या किसी और शहर में, उस पे gmail.com का एड्रेस होगा या किसी और वेबसाइट का एड्रेस होगा। तो जब तक हम खुद .pk को अपनाएंगे नहीं
उस वक्त तक हम उसका पूरा पोटेंशियल नहीं बढ़ा सकते। और मुझे और मेरे पार्टनर को बहुत जरूरी है कि हम भी इसको बेहतर बनाएं। .pk ने अपना पोटेंशियल पूरा नहीं किया। PKNIC जो इदारा इसको चलाता है, मैनेज करता है, उसने अपना काम पूरा नहीं किया और इस पे मैं सरकारी इदारों के साथ मिलकर काम कर रहा हूं कि इसको बेहतर करें, क्योंकि ये कौमी एहसासा है और ये जरूरी है कि इसको पाकिस्तान की 100वीं सालगिरह तक हम इसको इतना मजबूत बनाएं कि ना ये इमरान हो ना कोई और शख्स हो जिसके कंट्रोल में हो, ये एक कौमी एहसासा है, सब मिलके चलाएं। ठीक हो गया। इमरान साहब, जिस तरह से आपने खुद कहा कि हमने इसके पोटेंशियल को इस तरह से यूटिलाइज नहीं किया, अब आप फर्दर इस पे जो काम करने जा रहे हैं, क्या आप हुकूमती इदारों के हवाले से आपने बात की, आपको उस तरह से सपोर्ट मिल रही है कि आप इसको जो आप कह रहे हैं कि एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान की ओनरशिप होनी चाहिए .pk को लेकर, तो इस हवाले से क्या फर्दर आपका प्लान है कि आप इसको बेहतर कर सकेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। 30 साल से जब से भी ये काम हमने शुरू किया था, उस वक्त से प्राइवेट सेक्टर में .pk की मैनेजमेंट होने के फवायद भी बहुत थे, क्योंकि अगर आपको पता है पाकिस्तान में किसी दिन फौज आ सकती है, किसी दिन कोई डिक्टेटर आ सकता है, किसी दिन कोई करप्ट हुक्मरान आ सकता है, तो हम नहीं चाहते थे कि .pk को वेपनाइज किया जाए। कोई हुकूमत आए आज पॉलिसी चेंज कर दे कि तमाम वेबसाइट्स बंद कर दें, सिर्फ 10 लोगों को दें, कोई और आए जो कहे कि सब कुछ बंद कर दो, सिर्फ मेरी तस्वीरें चलाओ। तो इसलिए उसका प्राइवेट सेक्टर में होने का पाकिस्तान को फायदा हुआ। लेकिन साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में चाहे मैं हूं, चाहे मेरे पार्टनर अशर हों, हम लोग जो हैं वो इंडिविजुअल्स अमेरिकन शहरी हैं, हम अमेरिका में हैं, पाकिस्तानी हैं ज़ाहिर है, लेकिन अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में काम करते हैं। यहाँ से हमने पैसे कमा के पाकिस्तान में खर्च किए इसको चलाने के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म ज़ाहिर है जिंदगी अल्लाह के हाथ में होती है। में एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का जो है वो मिलके पार्टनरशिप हो और इदारा ऐसा हो इसको चलाए जो मुल्क से बाहर इसलिए हो कि इंडिपेंडेंस रहे, लेकिन साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, PTA है, मिनिस्ट्री ऑफ IT हैं, ये बड़े पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। ये पिछले सालों में इनका रोल पॉजिटिव नहीं होता था। जो इस वक्त उनकी लीडरशिप है वो बहुत समझदार है और मुझे उनके साथ मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि वही समझते हैं जो हमारे खौफ थे, जो हमारी फिक्रात थी, और लेकिन साथ साथ जाहिर है वो पाकिस्तान के। ठीक है, अच्छा इमरान, मैं आपसे जो पाकिस्तानी यंगस्टर्स हैं इस वक्त, चूंकि IT के अंदर या IT एक्सपोर्ट्स को लेकर पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन वी आर जस्ट अप टू अ फ्यू मिलियंस और अ फ्यू बिलियंस। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी पोटेंशियल के अंदर भारत जैसे ममालिक, बांग्लादेश जैसे ममालिक अपनी IT एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। एक तो आप इस पोटेंशियल को, ये जो अनटैप पोटेंशियल है, इसको हम कैसे मज़ीद एक्सप्लोर करें, इसको कैसे मज़ीद इस्तेमाल करें अपने फ़ायदे के लिए, अपनी इकॉनमी के फ़ायदे के लिए, उसके लिए क्या तजावीज़ हैं आपके पास और क्या हुकूमत ने अब तक जो इक़दाम किए हैं वो काफ़ी हैं, या आपके पास बीइंग एक्सपर्ट सी तजावीज़ हैं जो आप हमारे सामने रख सकते हैं कि इस पर अमल करके हम IT इंडस्ट्री को फ़रोग़ दे सकते हैं पाकिस्तान में? जबरदस्त सवाल आप कर रहे हैं और मुझे जाहिर है मैं एक अदना सा पाकिस्तानी हूँ जिसको खुशनसीबी हुई कि इस मौके पे आपसे बात करने का ये मौका मिल रहा है मुझे। पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है, हम हालांकि भारत का एक बहुत, हिंदुस्तान जिसको मार्केटिंग के तौर पे इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान ने जो पोटेंशियल बनाया है, उनकी आबादी हमसे कहीं ज्यादा है, लेकिन उनकी जो क्रिएटिविटी है हमसे कहीं कम है। और मुझे इस बात पे अफसोस होता है कि जो पाकिस्तानी क्रिएटिविटी है वो अक्सर चीजों को तोड़ने में इस्तेमाल होती है, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ब्रेक कर लिया वगैरह, ना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करने में। तो ये एक ऐसी चीज है जो ना कोई पॉलिसी चेंज कर सकती है, ना इमरान ना आप, हम सबको मिलकर ये सोचना है कि हमारा जो पोटेंशियल क्रिएटिविटी का है, नई चीज बनाने का है, नई किताब, नई फिल्म, नया म्यूजिक, नई सॉफ्टवेयर वेबसाइट, नया बिजनेस, ये तमाम चीजों का पोटेंशियल पाकिस्तान जितना उस पूरे खित्ते में जो है दुनिया के किसी के पास नहीं है। और ये हम सबका फर्ज है कि हम सब इस पे मिलकर साथ काम करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसके साथ साथ हम, चूंकि हमारे पास वक्त कम है, हम चाहेंगे पाकिस्तान 100 का जो आपका प्रोजेक्ट है उसके हवाले से भी बताएं कि ये प्रोजेक्ट है क्या और आप इसको किस तरह से ऑपरेट करने जा रहे हैं। तो एक तो मैं इसको कहूंगा कि प्रोजेक्ट ना समझें, इसको मेरा मिशन समझें। मैं जब अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो पाकिस्तान में 30 साल में इंटरनेट ने जितनी तरक्की की, उस वक्त के लोग जो ना कहने वाले थे वो पैसे कमा रहे हैं उससे, लेकिन जितना पोटेंशियल हमारा भी है वो तो भी हमने टच नहीं किया। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम अगर आज इस साल में 2022 में एक 25 साल मिशन पे चलें, प्रोजेक्ट नहीं मिशन पे चलें, आज से 25 साल बाद 2047 में हमारा मुल्क 100 साल का हो जाएगा। उस वक्त हम किस लेवल पे पहुंचे होंगे, किस इंडस्ट्री में, सनत में, माशियात में,
तालीम में, इल्म और किताबों में, लिखने में, पढ़ने में, पेंटिंग्स में, दुकानें चलाने में, नई चीज़ें बनाने में, इन तमाम चीज़ों का मिशन हम बना के अगर चलें तो मेरा मिशन ये था कि तमाम गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिलकर और प्राइवेट सेक्टर में और स्टेक होल्डर्स और मीडिया के साथ मिलकर और अवाम के साथ मिलकर और इंटरनेट पायनियर्स और एंटरप्रेन्योर के साथ मिलकर हम हर फील्ड के गोल सेट करें कि अगले 5 साल में हमें कहाँ तक पहुँचना चाहिए, 10 में कहाँ तक पहुँचना चाहिए और 25 साल में कहाँ तक पहुँचना चाहिए। हो सकता है वो गोल्स चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए उस वक्त, लेकिन अगर आज 25 साल का सफर हम नहीं शुरू करेंगे तो हम उसी तरह बातें करते रह जाएंगे 25 साल बाद जैसे हम 30 साल से कर रहे हैं। बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी ज़बरदस्त आपकी थॉट्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त आपकी बातें हैं। अल्लाह करे जो आपके प्लान्स हैं, एज यू सेड इट्स अ मिशन, अल्लाह करे आपको इसमें कामयाबी मिले। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू इमरान अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन हुए फ्रॉम USA एंड उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए भी और आपके .pk के लिए, जो कि हमारा .pk भी है, इसके लिए बहुत बेहतर हो। सो .pk के मौजूद और पाकिस्तान में इंटरनेट के फ़रोग के लिए काम करने वाले इमरान अनवर साहब हमें लाइव ज्वाइन कर रहे थे। और जो इनके आइडियाज़ हैं अगर उनको एग्जीक्यूट किया जाए तो पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस का अनफॉर्चुनेटली शिकार है, फॉर द लॉन्ग टर्म ये जो प्लान्स हमें बता रहे हैं उससे पाकिस्तान की ओवरऑल IT के शोबा हो या दीगर शोबे हो उसमें बहुत हेल्प हो सकती है। तो इस पे जो इनका मिशन है अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। पाकिस्तान के अगर आप जितने कर्जे हैं पाकिस्तान के ऊपर, IT के अलावा, इंटरनेट के अलावा और कोई हल नहीं है हमें कम से कम नजर आता फिजिकली जो पाकिस्तान के इस बोझ को कम कर सके। इसी के जरिए पाकिस्तानीज़ कैन मेक मोर डॉलर्स एंड अपने कर्जे उतारने में हमें हेल्प हो सकती है और कर्जे उतरेंगे तो आज़ादी आएगी, असल आज़ादी। तो ये बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। मौसम की सूरत हाल जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि ईद की आमद भी है, कुर्बानी का सिलसिला भी है और साथ साथ मानसून चल रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के बारिशें तबाही फैला रही हैं, अच्छी खबरें नहीं आ रही। मुल्क भर में जो तूफ़ानी बारिशें हुई इसमें जो मजमूई हलाकतों की तादाद है वो तकरीबन 80 तक पहुँच गई है। बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वहाँ पर ये सूरत हाल रही है। मानसून बारिशों से ज़्यादा मुतासिर बलूचिस्तान दिखाई देता है। सबसे संगीन सूरत हाल कला सैफुल्ला में इस वक्त, जहाँ हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं। उधर अगर हम कराची की बात करें तो वहाँ पे भी इतलात हैं कि वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ जो शाहराहें हैं वहाँ पे तालाब बन चुके हैं। ऐसा लगता है कि ये तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं और हुकूमत सिंध शायद पानी तो कम नहीं कर सकती, नाले तो नहीं खोल सकती, तो कश्तियाँ ही दे दे लोगों को, ऐसा लगता है। वैसे आई वंडर जो हाल कराची का हमने देखा है और बाकी जगहों पे भी जो सिचुएशन है उसी हवाले से बात करेंगे जी कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल है, बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं ये जो मानसून बारिशों का सिलसिला है शुरू तो हुआ है, अब आइंदा आने वाले दिनों में बारिशों की क्या सूरत हाल रहने वाली है और क्या इनमें कोई तेज़ी भी आएगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो करंट स्पेल चल रहा है कोई 30 जून से शुरू हुआ था शुमाली इलाकों में और फिर 3 जुलाई या 4 जुलाई से कहीं आप सिंध में शुरू हुआ था, कराची समेत। तो ये चल रहा है सिलसिला अभी और मेरे ख्याल में ये 15-16 जुलाई तक जाता हुआ नज़र आ रहा है। ऑन एंड ऑफ, यानी बीच में कोई 1 आध दिन की 2 दिन की कहीं ब्रेक हो जाती है, लेकिन उसके बाद ऐसा है कि मानसून हवाओं का पूरा एक तरह से ट्रैक या एक्सेस बन चुका है बे ऑफ बंगाल से लेके हमारे पाकिस्तान के तमाम ही एरियाज़ तक। तो रहेगा सिलसिला जी ये। अभी ईद पे भी बारिश है, ख़ासकर पंजाब में और KP में, वहाँ के बेशतर इलाकों में बारिश है। सिंध में ईद के दिन तो इतना नहीं लग रहा, लेकिन आज का दिन है। कराची में भी आज दोबारा से शाम में अच्छी तेज़ बारिश होगी और इसी तरह सिंध के बेशतर अजला में बारिश है और बलूचिस्तान के ख़ासकर जो जनूबी अजला है, लसपेला और मकरान डिस्ट्रिक्ट और दूसरे जो उसके साथ खुजदार, ऊपर किला सैफुल्ला और लोरालाई और सिब्बी, कोयटा समेत चमन, तो इन सभी एरियाज़ में अभी है स्पेल, ये जारी है। और अगले सरदार साहब ये जो आपने कहा कि स्पेल तो जारी है और बारिशें होंगी, लेकिन क्या ये जो मानसून की इस बार बारिशें हो रही हैं ये मामूल के मुताबिक हैं या ऑब्वियसली हम क्लाइमेट चेंज का भी डिस्कशन करते हैं उसकी भी असरात हैं कि ये जो बारिशों की इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से भी बताइएगा। उसमें देखें जाहिर बात है कि ये बहुत तेज़ स्पेल आया है। अमूमन जुलाई के पहले हफ्ते के आखिर में, यानी आज हम 8 जुलाई है, तो इस अमूमन जुलाई के एक आध हफ्ता तकरीबन पहले शुरू होगी बारिशें और इतनी
पहला स्पेल ही इतना तेज़ और शिद्दत का स्पेल है कि वो एटलीस्ट 2 हफ्ते पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड। तो आप कह सकते हैं किसी हद तक अनयूजुअल है, ख़ासकर बलूचिस्तान के लिए कि वहाँ तो मानसून करंट्स कोयटा में और उससे जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ तो मानसून करंट्स इतनी शिद्दत की कभी पहुँची नहीं थी। यानी ये फर्स्ट टाइम है कि इतनी शिद्दत की मानसून की बारिशें वहाँ पर हो रही हैं। तो आप मतलब एक लिहाज से हम इसको कह सकते हैं कि चेंजिंग क्लाइमेट के साथ साथ अब वेदर पैटर्न में वो भी चेंज हो रहे हैं। माय गुडनेस, ये बहुत ख़तरनाक बात है जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा पंजाब की जानिब आ जाएं। वैसे तो आपने हमें इन जनरल हमें बताया है, पंजाब की क्या सूरत हाल रहने वाली है, बिलखुसूस पिंडी रावलपिंडी के बारे में हमें बताइए, क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी बारिश हुई वहाँ पे और आगे एक्सपेक्टेड है क्योंकि फोरकास्ट मौजूद है। तो क्या मज़ीद कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हो सकती है? देखिए उसमें कल जो और नीचे जो गुजरांवाला जेलम जितने भी वो हैं बड़े और कंजस्टेड शहर हैं, असल में वहाँ पर मसला होता है कि तेज़ स्पेल हो जाए, कोई 60 से 80 मिलीमीटर बारिश अगर आधे घंटे 1 घंटे में पड़ जाए तो फिर इतनी इजीली या फौरी तौर पे ड्रेन आउट नहीं होता पानी, तो वह मसला हो जाता है। तो वहाँ के लिए तो बाकायदा अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। तो है तेज़ स्पेल। मजमूई तौर पर सरदार साहब ये स्पेल आपको कितने दिन मजीद प्रोलॉन्ग करता नज़र आता है? ओवरऑल पाकिस्तान की हम अगर बात करें, मजमूई तौर पर कितने दिन फोरकास्ट कर सकते हैं आप? आवाज़ चली गई है। सरदार साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौसम की सूरत हाल के हवाले से हमें बता रहे थे कि बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। ये यूजुअल से हट के थोड़ी बारिशें इसी वजह से हैं कि क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल भी है और बलूचिस्तान में अगर स्पेसिफिकली बात करें तो है इस तरह के मसाइल। चलें जनाब, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन पर। तो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां जोर पकड़ गई हैं। 17 जुलाई को लाहौर के 4 हलकों समेत पंजाब में 20 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम भी चलाई जा रही है, जबकि तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन कैंपेन है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद चला रहे हैं और मुस्लिम नून की जो इंतखाबी मुहिम है वो मरीम नवाज साहिबा के हवाले की गई है। रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे किए जा रहे हैं, अपनी अपनी जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने लाहौर के इलाके धर्मपुरा में इंतखाबी जलसा किया, हुकूमत को खूब ललकारा और चैलेंज किया कि 17 जुलाई को गद्दारों का मुकाबला करेंगे और मिलकर लोटों को शिकस्त देंगे। बिल्कुल जी। और दूसरी जानिब इमरान खान को टक्कर देने के लिए मरियम नवाज साहिबा भी मैदान में हैं। उन्होंने 8 हलकों में 10 जलसे और रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब महंगाई जोरों पर है। पेट्रोलियम मसनूआत, ग़िज़ाई अजनास की कीमतें, उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। महंगाई नई बुलंद तरीन सतह पर है। इदारा शुमारियात के कुछ फिगर सामने आए। गुज़िश्ता हफ्ते की सालाना औसत जो शरह है वो बढ़कर 33.66% तक पहुंच गई है। बिल्कुल आपने सही सुना, 33.66%। मज़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कार हैं, उनसे हम बात करते हैं सूरत हाल पे। मज़र साहब सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया। आजकल सुबह कोई भी बखैर नहीं है, ईद पास है और मैंने मार्केट्स के अंदर जितनी वीरानी इस ईद के इवेंट पे देखी है शायद इससे पहले कभी नहीं देखी। उसकी वजह फ्यूल प्राइसेस भी हो सकती हैं, इन्फ्लेशन भी हो सकती है, लेकिन हालात बहुत ख़राब है लोगों के। इस सूरत हाल में ज़िमनी इंतखाबात का होना और दोनों जानिब से दावे किए जाना कि अवाम हमारे साथ है, चूंकि नून लीग कहती है कि पीटीआई का किया धरा और पीटीआई कहती है कि देखिए इन्होंने क्या कर दिया है। आप सूरत हाल को किस जानिब जाता देखते हैं? 17 जुलाई और पंजाब किसका होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर कहना तो यही चाहिए, सुबह बखैर, और अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन जाहिर है जो चीज़ें नज़र आती हैं, महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों की ख़रीद से बाहर हो गई हैं चीज़ें, और वो रिफ्लेक्शन हमें नज़र आती है, मार्केट में भी नज़र आती है। जिस तरह रौनकें हुआ करती थी ईद पर, वो रौनकें नज़र नहीं आती। बहरहाल ये एक मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल आती रहती है, बशर्ते कि हम उससे सबक सीखें। लेकिन हमारी तारीख ये है कि हमने वाहिद सबक जो ये सीखा है वो ये कि हमने कोई सबक नहीं सीखा। पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब की तख्त पंजाब बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, ये बहुत अहम सवाल है। ये 20 ज़िमनी इलेक्शन तय करेंगे कि पंजाब की मौजूदा हुकूमत अपना इक़्तिदार बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसका
वोट 7 मार्च से पहले तो ये कहा जा सकता था कि वो इंटैक्ट है। अब वो इंटैक्ट है या नहीं है, उसमें इजाफा हुआ है या कमी आई है, ये 20 ज़िमनी इलेक्शन फैसला करेंगे। ये याद रखें कि इन 20 ज़िमनी इलेक्शंस में कम से कम 10 ऐसे हलके हैं कि जहां से जो उम्मीदवार जीते थे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीते थे, यानी उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीटीआई दोनों को शिकस्त दी थी। उसके बाद जीतने वाले जो लोग थे वो उन्होंने, जो आम तौर पे होता है, उन्होंने हुक्मरान जमात को, पीटीआई को ज्वाइन कर लिया। अब वो जो सूरत हाल बनी अदम एतमाद की तहरीक के बाद, उसमें उन्होंने छोड़कर वो पीएमएलएन की तरफ आ गए हैं। पीएमएलएन ने उनको टिकट दे दिए हैं। अब देखना ये कि वोटर इस सारे अमल को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। तो मुस्लिम तहरीक इंसाफ और इमरान खान जब से 10 अप्रैल के बाद से मुसलसल जलसे कर रहे हैं, उनका वर्कर्स चार्ज है, लेकिन क्या वो अपने वर्कर्स को, वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाने में कामयाब? मज़र साहब, मेरा अगला सवाल भी इसी हवाले से है कि जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म खुद इलेक्शन की जो कैंपेन है वो चला रहे हैं, दूसरी जानिब मरीम नवाज साहिबा भी जलसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो स्ट्रैटेजी है जलसों की, आपको लगता है इंतखाबी मुहिम के लिए ये सूटेबल है इस सिचुएशन में? और सेकेंडली, जलसों में लोगों को इकट्ठा करना और पोलिंग स्टेशन तक लाना, एक अच्छा टर्नआउट बनाना, ये इट्सेल्फ बहुत चैलेंजिंग होता है बहुत सारे हलकों के अंदर अगर हम बात करें। तो इस स्ट्रैटेजी का क्या ये इम्पैक्ट होगा कि जब पोलिंग होगी तब ये जो वर्कर्स इनके भी चार्ज हमें नज़र आते हैं, एक्टिव नज़र आते हैं, पोलिंग स्टेशन पे आएंगे और वोट देंगे उस हिसाब से? ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम बहुत अहम होती है। उसकी वजह यह है कि वोटर तो आ जाएगा, खुद भी आ जाएगा, उसको लाते भी हैं लोग, लेकर भी आते हैं, ट्रांसपोर्ट के भी मसले मसाइल होते हैं, लेकिन वोटर का पोलिंग स्टेशन पर आ जाए और उधर लिस्ट में उसका नाम ना हो, ये सब चीज़ें तंजीम देखती है, तंजीमी सतह पे देखा जाता है। वैसे तो जो है वो जमहूरी माशरों में ये वोटर की अपनी जिम्मेदारी होती है कि वो उसका अगर कहीं किसी जगह एड्रेस चेंज हो गया है तो वो जाके इलेक्शन कमीशन में बताए, अपना लिस्ट में नाम आवेदा करवाए। ये सारी चीज़ें वोटर को खुद करनी चाहिए, लेकिन जहां हमारे यहाँ सियासी शऊर उस तरह नहीं है तो फिर ये तंजीमों का काम होता है, ये पार्टीज़ का काम होता है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं तहरीक इंसाफ को अच्छी खासी, उनके अंदर ग्रुपिंग्स भी हैं तंजीमी सतह पर, और यही उनका इस वक्त इम्तिहान होगा कि, और ख़ास तौर पे क्योंकि 17 के बाद 24 जुलाई को कराची, हैदराबाद, बदीन, इन जगहों पे भी बल्दियाती इलेक्शन भी हो रहे हैं, फिर कराची में ही NA 245 में इलेक्शन हो रहा है। तो ये सारी एक्टिविटी जो हैं ये एक तरफ से आप समझ लें एक रिहर्सल है आइंदा आम इंतखाबात की। ठीक है। और इसके नताइज जो है ये डिटरमिन करेंगे कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बढ़ी है या कम हुई। मतलब ये जो दावे हैं दोनों अतराफ से जो दावे हैं, एक तरफ से मरियम बीबी का दावा कि सब कुछ पीटीआई ने किया है तो वो भुगतेंगे, एक तरफ नून लीग का, एक तरफ पीटीआई का दावा कि सब कुछ नून लीग ने किया, नून लीग का दावा सब कुछ पीटीआई ने किया है। एक तो ये कि दावे में कौन ज्यादा मजबूत है आवाम की नजर में आपके तज्जिए के मुताबिक, नंबर 1। नंबर 2, कल की तकरीर में एक बार फिर हमने इमरान खान साहब को सुना, वो किसी को डीजल तो किसी को कुकड़ी और किसी को कातिल और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, किसी ओहदेदार को बख्श नहीं रहे हैं। इखलाक से जी प्लीज, अगर आप मुझे 30 सेकंड दे दें और आप आपस में गुफ्तगू करें, क्योंकि मैं चार्जर लगा लूं, बैटरी। ओके जरूर लगाइए सर, टाइम नो वरीज। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं और उनके मुताबिक कि जो भी सिचुएशन है अभी इलेक्शन के हवाले से, जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी इलेक्शन कमीशन का इसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब भी जो इंतज़ामी मामला जब तक ठीक नहीं होते, वोटर निकल तो आता है घरों से, लेकिन उसके साथ साथ उसको वहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए फैसिलिटेट करना ये बहुत ज़रूरी है। मज़हर साहब आ गए हमारे साथ। मज़हर साहब ब्रॉडकास्टर, एक तो मज़हर साहब चूंकि चीज़ों को समझते हैं तो ये हमारी बड़ी अच्छा हो गया। वेलकम बैक प्लीज़। एक मैंने ये जो कल स्पीच थी इमरान खान साहब की, मेरी बड़ी बीइंग अ जर्नलिस्ट बड़ी रिजर्वेशंस हैं उनकी ज़बान के ऊपर, जो हमारी कौम की औरतों और बच्चों के सामने मुसलसल वो इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपार्ट, लेकिन ये अलकाब देना, ये तो इस्लाम में भी इसकी बड़ी मुमानत है और हमारी जो अदब आदाब है, हमारी कल्चर है, सकाफत है। इमरान खान साहब जैसा इतने बड़े कद का सियासी लीडर और वो रुकते नहीं हैं और वो किसी पॉइंट पे रुक नहीं रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे मज़हर साहब?
देखिए, हमारी जाहिर है ज़बान पहले भी बहुत अच्छी नहीं रही है। हमारी सियासत में बदकिस्मती से हमारी ज़बान जो है वो बहुत ख़राब रही है। हमारे जो लीडर्स हैं उनके ज़ाहिर है जो पॉपुलर लीडर्स हैं उनकी ज़बान से अगर कोई इस तरह के अल्फाज निकलते हैं तो वो फिर नीचे तक जाते हैं, एक आम वर्कर तक जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अब चूंकि इसको ज़्यादा इसलिए फील किया जा रहा है क्योंकि मीडिया का एक्सपोजर बहुत हो गया है। इतना एक्सपोजर हो गया है। पहले अखबारात में चीज़ें सेंसर्ड हो जाती थी या एडिटर खुद ही रोक लेता था, इस तरह की लैंग्वेज नहीं जाने दिया करता था। बिल्कुल। लेकिन अब टेलीविज़न के ज़माने में, स्क्रीन के ज़माने में एक चीज़ लाइव चल रही है, चंद सेकंड्स का डिले भी अगर है उसके बावजूद बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं। और दूसरी बात ये कि हम सियासत को ही क्या ब्लेम दें, हमारी सहाफ़त में भी जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है वो भी शायद सहाफ़ती ज़बान नहीं है। ठीक है। बहुत सी अगर हम देखें, लेकिन ये हमारा कल्चर बन गया है। लेकिन इसका नुकसान बहुत हो रहा है। इसका नुकसान बिल्कुल आम फहम जो लोग हैं, अवाम हैं, उन तक जा रहा है। वो भी उसी टोन में गुफ्तगू करने लगे हैं। फ़ायदा होता है सियासी तौर पे ऐसे जुमलों का, ऐसी स्लैंग लैंग्वेज का, ऐसे निक नेम्स देने का फ़ायदा होता है या हुआ है इमरान खान साहब को? क्योंकि वही करते हैं, बाकी तो हमने देखा नहीं करते ज़्यादा लोग। नहीं, और लोग भी करते हैं, लेकिन ये कि इसका फ़ायदा उनका अपना वोटर उससे शायद अट्रैक्ट होता हो। लेकिन अल्टीमेटली पॉपुलर सेंटिमेंट से एक चीज़ होती है, लेकिन लीडर का काम ये होता है कि क्या सही है क्या गलत है ये लोगों को बताए। लोगों के सोचने का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ होता है, तो लीडर को उसे लीडर कहा ही इसीलिए जाता है कि वो लीड करे और लेट फ्रॉम द फ्रंट। ये एक खास वो होता है कि अगर आप किसी टीम के कप्तान हैं तो कप्तान जो है वो रोल मॉडल होता है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। लोग उसे फॉलो करते हैं, लोग उसके अंदाज को फॉलो करते हैं, उसके लिबास को फॉलो करते हैं। भुट्टो साहब ने शलवार कमीज पहनी तो वो एक अवामी ड्रेस बन गया और ये एक कौमी लिबास बन गया। तो ये एक अंदाज होता है सियासतदानों का। आप लोगों को मुस्बत अंदाज सिखाएंगे तो लोग मुस्बत तरीके से गुफ्तगू करेंगे। अगर आप इस तरह की लैंग्वेज सिखाएंगे तो फिर वो ही होता है जो सोशल मीडिया पे हम तमाशा देखते हैं कि कोई भी एक सियासतदान या कोई भी एक शख्स अपनी जो इजहार करता है अपनी राय का, तो नीचे जो कमेंट्स आते हैं और जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स सो अनफॉर्चुनेट। मज़हर साहब, अभी चूँकि हम इलेक्शन के कैंपेन के हवाले से तो हमने बात की, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, मुल्क की हालात हैं, चाहे वो महंगाई के हवाले से हों या दीगर मामलात हों, ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तहरीक इंसाफ को ब्लेम तो करती है, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है हमारी पब्लिक जल्दी भूल जाती है। अब उन्हें सिर्फ याद है तो ये याद है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में उन्हें महंगाई हुई, ये पेट्रोलियम मसनूआत या पेट्रोल इतना महंगा हुआ। आपको लगता है कि इस इलेक्शन में ये जो महंगाई वाला एक एलिमेंट है, इससे मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? जी, मुश्किलात का सामना बिल्कुल करना पड़ता है, इसीलिए वजाहतें की जा रही हैं। आप मतलब यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई कि जी इसलिए महंगाई हुई है क्योंकि पिछली हुकूमत के ऐसे फैसले थे। तो इसका मतलब ये कि आपको ये फील हो रहा है कि क्योंकि बहरहाल जो वोटर है उसके घर का चूल्हा तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी नज़र में। वो ठीक है, वो अपनी बरादरी को भी वोट देता है। हमारे यहाँ बरादरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ ज़ात पात को बहुत देखा जाता है कि जी अगर मेरी बरादरी का आदमी है तो मैं उसी को वोट दूं, चाहे वो कितना ही ख़राब क्यों ना हो। उसके मुकाबले में कोई दूसरी ज़ात का आदमी है, वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मैं उसको, और अगर मैं उसको वोट नहीं दूंगा तो बरादरी मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगी। ये भी खौफ होता है। हमने ये भी देखा है कि ऐसे भी इलेक्शन हो रहे हैं कि जहाँ एक ही ख़ानदान के लोग मुख्तलिफ जो है एक दूसरे के खिलाफ सब आ रहे हैं। ठीक है। तो हमारा जो अंदाज़े सियासत है, हमारा जो ख़ासतौर पे पंजाब में और 85 के गैर जमाती इंतखाबात के बाद ये बरादरी सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। अच्छा, मतलब टाइम क्योंकि थोड़ा सा कम है, एक बड़ा अहम नुक्ता है उस पर भी मैं बात करता चलूँ। साबिक चेयरमैन नैब के हवाले से जावेद इकबाल साहब, कल उनको तलब किया गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, वो पेश नहीं हुए, उनके वारंट जारी कर दिए गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बड़ी उन पर बरहम भी नज़र आई और कुछ ऐसे उनके खिलाफ बयानात, खवातीन ऑन वीडियोज़ एंड ऑल वो सामने आ रहा है जो ऐसा लगता है कि जावेद इकबाल साहब कैन बी इन अ ग्रेट ट्रबल।
और कुछ क्योंकि बहुत सारे जो सियासतदान अब पावर में हैं उनके साथ उनके मसाइल भी रहे हैं नैब की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके ख्याल में क्या मुस्तकबिल आपको जावेद इकबाल साहब का नज़र आ रहा है? देखिए, जब ये वीडियो आप अभी देखेंगे, बरतानिया के वजीर आज़म ने वो सिर्फ इस वजह से इस्तीफ़ा देना पड़ा कि उनके अरकान उनके ख़िलाफ़ ये खड़े हो गए कि आप जो वजाहत कर रहे हैं किसी चीज़ की, वहाँ भी इसी किस्म के स्कैंडल का मसला था। तो वो उन्होंने अपॉलॉजी भी की, लेकिन अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं की गई और उनको रिज़ाइन करना पड़ा। ना सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म की नशिस्त खोनी पड़ी, बल्कि पार्टी लीडर की नशिस्त भी खोनी पड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जावेद इकबाल साहब की जब सबसे पहले वीडियो आई थी, वीडियो लीक हुई थी, उसके बाद इखलाकी तौर पे जावेद इकबाल साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। जब तक इस वीडियो का फैसला नहीं होता कि ये सही है कि जाली है, उस वक्त वो फैसला करते, आप कहते कि जी मैं चाहता हूं कि इसकी तहकीकात की जाए, इस पे कमीशन बने और मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा, और बेगुनाह साबित करते तो आप दोबारा चेयरमैन नैब बनाते थे। ये उस वक्त की गवर्नमेंट और इमरान खान का कसूर है। उन्होंने क्यों नहीं इंक्वायरी करवाई, उन्होंने क्यों नहीं इस चीज को वो किया। एक जो दुनिया भर का, पाकिस्तान भर का, पाकिस्तान के सियासतदानों का, बिजनेसमैन का एहतसाब कर रहा है, एहतसाब का सरबराह है, वो खुद कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में अगर नजर आता है तो वो कैसे एहतसाब करेगा बिला इम्तियाज। बिल्कुल ठीक। तो ये मेरा ख्याल है जो वीडियो उस वक्त लीक हुई थी, उस वक्त की हुकूमत का कसूर था। अगर उस वक्त ये फैसला हो जाता, आज भी जो हुकूमत है उसको चाहिए कि एक तहकीकाती कमीशन बनाए, जावेद इकबाल साहब उसमें पेश हों, अपनी वजाहत करें। जिन्होंने जावेद इकबाल साहब पे इल्ज़ाम लगाया है, जिन खवातीन ने, वो खवातीन पेश हों, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है बदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ आया। अब सीनियर तज्ज़िया अज़हर अब्बास साहब हमसे बात कर रहे थे और अपना तज्ज़िया मौजूदा सियासी सूरत हाल के मुताबिक सामने रख रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें मेरी परवेज़ और वकार अहमद मलिक, जो दोनों माहिर नफ्सियात हैं, आज बात करें जी नफ्सियात में जो इलेक्ट्रिक शॉक्स हैं, यानी बिजली के झटकों से जो तरीका इलाज है वो क्या है और इसका क्या बैकग्राउंड है। इस हवाले से दोनों बात करें। विद यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। ECT और इस तरह के बहुत से और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स या साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट्स जो कि 18, 19, 20th सेंचुरी के अंदर जो है वो इस्तेमाल किए गए, जिसकी वजह से कई लोग आज तक डरते हैं साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के ऊपर जाने पर। वकार साहब, हमने देखा है कि इन द अर्ली 1930s जब ECT इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी कहते हैं, उससे पहले जो ट्रीटमेंट के तरीक़ेकार थे, जिसके अंदर आप किसी के स्कल को ड्रिल कर रहे हैं, आप उनका कट ओपन कर रहे हैं टू फाइंड आउट कि क्या मसला है उसके अंदर, शायद कोई ब्रेन स्ट्रक्चर में मसला होगा। ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर आज अगर हम देखें तो ठीक है, उसने किसी हद तक हमें हेल्प किया है, बट एट द सेम टाइम उसकी वजह से इतनी ज़्यादा हॉरिफिक स्टोरीज़ हैं जिसकी वजह से लोग डरते हैं। तो आज ECT जब प्रैक्टिस की जाती है तो उसको हम कहते हैं कि जी आपके इतने नंबर ऑफ सेशंस और इतनी इंटेंसिटी और ये वो सारी चीज़ें। क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट या अदरवाइज हॉस्पिटल्स के अंदर इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है, ये क्या सारी साइंस है? बेसिकली ECT जो है वो मुझे जहाँ तक याद आता है ना, आपकी एक्चुअली जहाँ से आपने बहुत शुरू में जब इब्तिदा में कुछ बातें की हैं, उससे मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही थी कि हम आज से 20-25 साल पहले गिलगित जाते थे ना, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड बाज़ार में लगा हुआ था कि पत्नी साइकोलॉजिस्ट फलां फलां फलां, और नीचे बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि यहाँ बिजली के झटके मुफ्त लगाए जाते हैं। तो वो मेरा इंट्रोडक्शन था साइकोलॉजी के साथ, तो ऑफकोर्स को अच्छा नहीं था। मैंने भी लोगों को बिजली के झटके देने हैं। तो ये बेसिकली जो बिजली के झटके हैं ये इस तरह नहीं है। ECT बहुत कमाल चीज़ है, लेकिन बात ये है कि बेसिकली दो तरह की चीज़ें। एक तो स्टिग्मा है, डेफिनेटली स्टिग्मा है, लोग ये समझते हैं कि पता नहीं ये, और बाकायदा एक तहरीक भी है, और इस चीज़ को कोई अच्छा नहीं समझा जाता। इवन मेन स्ट्रीम जो साइकोलॉजी है उसके अंदर भी ट्रीटमेंट का ये जो थेरेपी है, इसको कोई इतना मुनासिब इसलिए नहीं समझा जाता कि एक्चुअली ये दो चीज़ों में बहुत किसी हद तक ये रिजल्ट इसने दिए हैं, एक तो बाइपोलर में और एक मेजर डिप्रेशन में। राइट। तो अच्छा, ये अगेन सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो
ECT है ये सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल की जाती है जबकि तमाम ट्रीटमेंट्स फेल हो चुकी हो, जिसके अंदर आपकी साइकोथेरेपी भी है, मेडिकेशन भी है। जी बिल्कुल, मेडिकेशन भी फेल हो गई है, थेरेपीज भी फेल हो गई हैं। ये कहीं उस जगह जाके फिर बाइपोलर है और मेजर डिप्रेशन है तो उस सूरत में जाके ये आखिरी तौर पे किया जाता है और डेफिनेटली रिजल्ट देता है। अच्छा, इसमें फिर एक और चीज़ है, बिजली के झटकों से मुराद ये नहीं है कि वो आपको कोई करंट लगा रहे होते हैं या उस तरह नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत कंट्रोल्ड होता है। किसी ज़माने में जिस तरह आपने शुरू में कहा था 1930s की बात की थी, उस वक्त जो हुआ करता था और उस वक्त ये इत्तफाकन ये सब कुछ दरियाफ्त हुआ, लेकिन वो वाकई झटके थे। उसमें ये होता था कि पेशेंट को जिसको हम क्लाइंट कहते हैं उसको चेन्स के साथ बांधा जाता था और उसके बाद और उसके बावजूद उसकी कोई ना कोई हड्डी टूट जाती थी। यानी ऑफ कोर्स जब आपको करंट लगता है तो आप रेजिस्ट करते हैं ना, उसके बाद फिर आपको उसका डर ही होता था कि अपनी ज़बान ना काट ले। ये उस वक्त की चीज़ें थी। अब इस तरह ECT इस तरह तो नहीं होती। अब ऑफ कोर्स बहुत कंट्रोल होती है। पहले तो आपको मसल जो रिलैक्सेंट्स हैं वो दिए जाते हैं, आपको मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। फिर उसके अलावा वो इतना कम करंट होता है कि वो जस्ट आपके जो पाँव होता है वो बस वो हिल रहा होता है तो उससे आइडिया हो रहा होता है कुछ, और वो 1 मिनट का सेशन होता है। और 1 मिनट के सेशन में इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें तब्दीलियाँ ऑफ कोर्स वाक़ होती हैं। एक बात बिल्कुल मैं वजाहत कर दूं कि इसका हमें पता कोई नहीं है कि ये काम क्यों करता है। हाउ ECT वर्क्स वी डोंट नो, बिल्कुल हमें नहीं पता। बस एक केमिकल इम्बैलेंस है जिसको वो बैलेंस करने की कोशिश है और वो कैसे करता है वो हमें नहीं पता। वो हमें नहीं पता। हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी है एग्जिस्ट करती है, हो सकता है कि वो ए जो है मिस्टर ए उसको ECT हुई तो उसकी इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो बेहतर हो गया, किसी और को लगाई तो हो सकता है वो बेहतर ना हुआ। सो ऑफ कोर्स ये उस सूरत में इख्तियार करने में मेरा नहीं ख्याल कि कोई हर्ज है, जबकि आपको मालूम है कि मेडिकेशन भी फेल हो गई है और थेरेपीज भी फेल हो गई हैं और तो फिर ये लास्ट के तौर पे इसको किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको और वजाहत थोड़ी सी कर दूँ कि हमारे यहाँ जो अताई हैं या हमारे यहाँ जो जाली हकीम और डॉक्टर्स होते हैं उनके यहाँ ये चीज़ पाई जाती है। और बल्कि एक साहब को तो मैं जानता हूँ वो फालिज का इलाज इसी तरह करते हैं। हमारे गांव में या मतलब मुख्तलिफ इलाके की जो सराउंडिंग में लोग हैं, किसी को फालिज हो तो वो उनके बारे में ये है कि फौरी उस तक अगर पहुँचा दो तो वो इंसान ठीक हो सकता है। अच्छा, वो 500 में से एक केस ठीक हो भी सकता है, लाइक उन्होंने कोई डायरेक्ट करंट ही लगा दिया, नहीं होगा वो कहेंगे आपने देर कर दी। ऑफ कोर्स 499 नहीं हुए होंगे और मार्केटिंग तो ऑफ कोर्स उस एक की बुनियाद पे होगी ना, कंफर्मेशन बायस की बुनियाद पे होगी। सो तो इस तरह की जो है ये बहुत ही खौफनाक प्रैक्टिस हैं। ये अगर ECT अगर किसी भी जगह पे दुरुस्त है, ये स्टिग्मा है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ECT वर्क नहीं करती है। बाइपोलर में, मेजर डिप्रेशन में बिल्कुल करती है उस सूरत में जबकि आप करवानी उस सूरत में जबकि आपकी मुकम्मल इलाज सर, और दूसरा किसी ऑफ कोर्स प्रोफेशनल्स। राइट। और उसके अलावा ये भी है कि आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसे पहले आपने बताया कि वो चेन्स को अटैच करके उस तरह से करते थे, या देयर वाज दिस जैसे हॉस्पिटल्स में शायद अभी भी वो प्लास्टिक किसी वो एक चीज़ होती है जिससे आपको होल्ड किया जा सकता है, वो इस वजह से था ताकि आपको फिजिकल डैमेज से जो है वो बचाया जाए। अब ऐसा है कि जी वो आपको इलेक्ट्रोड स्पेसिफिक ब्रेन के रीजन्स में लगेंगे जहां पर उनको वो चाहते हैं कि ओके यहाँ पे अमिगडाला है, ये थोड़ा सा हमें डिफरेंस यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, यहाँ पे ये, मतलब ऑब्वियसली इट्स वेरी कंट्रोल्ड। बट एट द सेम टाइम आई थिंक कि अगर इंटरनेशनली भी इसको अभी तक प्रैक्टिस किया जा रहा है, आपके जो DSM है या आपकी ICD है, DSM डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल आपका ICD, जिसके अंदर सारे ट्रीटमेंट्स और उसके अलावा डिसऑर्डर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन है, अगर ECT अभी भी कंसिडर किया जा रहा है, दैट मीन्स कि हाँ मे बी हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि क्या इसके फ़ायदे हैं, लेकिन दे स्टिल एग्जिस्ट। जी, फ़ायदे तो ये हैं कि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं ना जो कि ठीक हो गए, राइट, तो हमें पता तो चल गया फ़ायदा तो है। मसला ये है कि ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा तरीका इलाज, ये हिट एंड ट्रायल है, इसको हम हिट एंड ट्रायल कहेंगे। हिट एंड ट्रायल की बुनियाद पे भी हम इलाज को तो कंटिन्यू रखते हैं ना, क्योंकि अगर हमें नहीं भी पता कि ये इलाज कैसे काम कर रहा है तो इवन देन क्योंकि वो रिजल्ट दे रहा है तो हम वो उसको कंटिन्यू तो करते हैं। तो ये है हिट एंड ट्रायल, लेकिन क्योंकि रिजल्ट दे रहा है तो ठीक है, मतलब। और ये अगेन फिर ये कहूँगा कि ये सिर्फ वो सूरत में होता है कि जब आपकी मेडिकेशन थेरेपी सब कुछ नाकाम हो जाए तो ये आखिरी इकदाम के तौर पर ये होता है। और मतलब ये कोई ऐसी खौफनाक चीज़ नहीं है जिसको हम उर्फ़ आम में बिजली के झटके कहते हैं, ऐसा नहीं।
हर उस ट्रीटमेंट से डर जाना, बारे में हमें मुकम्मल नॉलेज नहीं है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उससे बेहतर है कि हम थोड़ा सा रिसर्च करें उसके ऊपर और हम देखें कि इसको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या इसका तरीक़ेकार है और कौन वो लोग हैं जो इसको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो आप ECT को या कोई भी साइकोलॉजिकल या जो साइकियाट्रिक आपके डिसऑर्डर्स हैं उसके सिम्टम्स, उसके ट्रीटमेंट्स, मैं ये नहीं कह रही कि गूगल को अपना डॉक्टर बना लें आप, लेकिन अपनी रिसर्च प्लीज़ मुकम्मल करके जाएं और उसके बाद डरना या खौफ खाना किसी ट्रीटमेंट से, वो मेरा ख्याल है कि आपकी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। We'll be back with very interesting topics again. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब चूंकि हमारा शो ईद से पहले है तो हम ईद कुर्बा से पहले की जो बातें हैं वो सारी कर लेंगे, आपको बिल्कुल अवेयर कर देंगे। जनाब, ईद कुर्बा की आमद है पाकिस्तान में, जैसे आपको पता है संडे के रोज़ ईद उल अज़हा के तो मनाई जाएगी और साथ में जो इस मौके पर हर घर में गोश्त के पकवान तो बनते ही हैं। कुछ लोग जो कुर्बानी के गोश्त है वो खाने से अवॉइड भी करते हैं और कुछ लोग ज़रा ज़्यादा ही खा लेते हैं और ये जो एतदाल ना रखने के बायस बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं हेल्थ रिलेटेड, जिसमें आपको बदहज़मी का प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो है मसला हो सकता है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि इस तरह से खाएं कि आपको ऐसा दोबारा भी खाना मिल जाएगा, इतनी आपको बेसब्री करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि जो ईद कुर्बान के मौके पे इसको चूँकि खानों की ईद भी कहा जाता है, तो इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए और किस तरह से आप उम्मीद तौर पर टिपिकल सवाल तो ये हो सकता है, जैसे कि अरबला ने पूरा इंट्रो में आपको बताया, टिपिकल सवाल तो ये हो सकता है कि खाने में क्या एहतियातें हो सकती हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं। लेकिन मेरे पास सवाल थोड़ा मुख्तलिफ है। डॉक्टर सहल चावला हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ग़िज़ाइयात हैं, तो सवाल ज़रा इनसे हम इनके मुताबिक ज़रा टफ करते हैं। ज़्यादा कैसे खाया जा सकता है डॉक्टर साहिबा? वेरी सिंपल, आप खाने को न्यूट्रिएंट डेंस बना दें तो उस तरह आप खाने को ज़्यादा खा सकते हैं। न्यूट्रिएंट डेंस आप कैसे बना सकते हैं कि आप उनको इस तरीक़ों से कुक करें कि वो लाइटर हो, आपके पास कुकिंग मेथड्स इस्तेमाल हो ताकि आप ज़्यादा खा सकें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी खाने को फ्राई करूंगी या मैं किसी खाने को स्टीम या बेक करूंगी तो वो मेरे पास न्यूट्रिएंट डेंस होगा, लेकिन मैं उसको कंज्यूम ज़्यादा कर सकती हूँ विदाउट फुलर फील किए, तो मैं उसको ज़्यादा खा सकती हूँ और उसकी न्यूट्रिशन भी ज़्यादा है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो स्पेसिफिकली पाकिस्तानी घरों में ट्रेंड है कि जैसे ही ईद कुर्बान आती है, कुर्बानी से फारिग होकर हमारे बहुत ही मुर्ग मसालों, जो नहीं बहुत मुर्ग कह रही हूँ, मसालों वाले खाने बनते हैं और उसमें हमारी जो कह लें अफादियत है गोश्त की या दीगर चीज़ों की, न्यूट्रिएंट्स वो ख़त्म हो जाती है और फिर हम उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एतदाल का रास्ता कैसे इख्तियार करना है और जो खाना पकाने का और जो खाने का हमारा एक प्रॉपर जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स अंदर जाए, उसका क्या तरीका आप रिकमेंड करेंगे? जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोग करें, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। द थिंग इज के गोश्त को आप जितनी ज्यादा देर पकाते हैं उसकी न्यूट्रिशन उतनी अनलॉक होती है और सब्जी को आप पानी में जितनी ज्यादा देर पकाते हैं उसकी उतनी कम होती है। दिस ऑपोजिट, सब्जी में आपके पास होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, पानी में घुल जाते हैं, तासीर कम हो जाती है। गोश्त को हमेशा, मैंने इस पर एक वीडियो भी की थी, गोश्त को पकाने के असूल हैं मॉइस्चर, टाइम एंड पार्ट्स, यानी उसको ज्यादा पानी में पकाएं, टाइम दें और गोश्त का हर हिस्सा इस्तेमाल करें, चाहे वो हड्डी है, वो कार्टिलेज है, वो टेंडन है, वो फैट है, वो मीट है। आपके पास बहुत सारे लोग, मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग जब कसाई से गोश्त बनवाते हैं, अभी जब सब लोग बनवाएंगे तो सारा उसका जो चर्बी वाला हिस्सा है वो उतार के फेंक देंगे, वो बड़ा कीमती हिस्सा है, उसको उतार के फेंकते नहीं है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल रेज नहीं करता। अगर आप प्रोटीन को फैट के साथ लेते हैं तो फैट में ये एबिलिटी होती है कि वो आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देती, आपका ब्लड शुगर ज्यादा कंट्रोल रहता है और आपका पेट भी जल्दी भरता है। सॉरी इमरान, अगर आप चर्बी के साथ खाएंगे तो आप कम खाएंगे क्योंकि आपका पेट जल्दी भर जाएगा, और अगर आप चर्बी के बगैर खाएंगे तो आप ज्यादा खाएंगे। और गोश्त को आप जितनी ज्यादा देर, जो अच्छा गोश्त किस तरह अच्छा पका और इसमें न्यूट्रिशन कितनी ज्यादा है, अरमला बड़ा आसान तरीका है पहचानने का। जितना लजीज इस गोश्त होगा, टेस्ट बड्स जो हैं वो जितने ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ फ्लेवर्स टेस्ट करेंगे, इसका मतलब है कि शेफ ने गोश्त उतना ही अच्छा बनाया है, उसने टाइम उतना ही लगाया, पार्ट्स भी उसमें उतने यूज हुए, मसाले जो हैं अच्छा। अब जो हमारे पास मसाले इस्तेमाल होते हैं दे आर वेरी गुड एक्चुअली। ये जो सारे मसाले आपके पास, गार्लिक, जिंजर, मिर्चें, ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छे, स्पेसिफिकेशन हर एक के लिए बहुत अच्छे हैं। किन के लिए ये अच्छे नहीं है? जिन लोगों की बॉडी की वार्म और
ड्राई कंडीशन है, गर्म और खुश्क तासीर है, जो लोग गैस्ट्राइटिस और अल्सर के पेशेंट्स हैं, जिन लोगों को जो लोग ब्लड थिनर्स लेते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज अच्छी नहीं है, उनको प्रॉब्लम कर सकती है। वरना मसालेदार गोश्त बनाना, उसको भून के बनाना और उसको अच्छी तरह 2-3 घंटे लगा के पकाना, इट इज अमेजिंग। वो आपकी बॉडी को उतनी ही ज्यादा न्यूट्रिशन देता है जितनी देर आपने गोश्त को भूना होता है। मसाले भी लगाएं उसको, हल्दी के अपने फायदे हैं, लहसुन के अपने फायदे हैं, मिर्चों के अपने फायदे हैं, लेकिन जिन लोगों को कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं, वो उसको इस्तेमाल ना करें। कुकिंग मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जब फूड को, आई नो सब बहुत नाराज होंगे मुझसे कि बारबेक्यू आपके पास खाने की गर्मी की तासीर बहुत बढ़ा देता है। बारबेक्यू आपके पास मीट में रिएक्टिव, हाँ हालांकि लोग समझते हैं बारबेक्यू हेल्दी है, लोग डाइटिंग में रोज कहते हैं रात को तो मैं सिर्फ चिकन टिक्का खाती हूँ या खाता हूँ, नो इट्स नॉट हेल्दी एक्चुअली। ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि बारबेक्यू से ज्यादा बेहतर है कि हम खाने को गोश्त को भून के पका के खाएं। अच्छा, भूने गोश्त को भून के खाएं, उसके चर्बी वाले हिस्सों के साथ खाएं, ज्यादा सारा पानी लगा के उसमें स्टीम कुकर लगा के अच्छी तरह उसको पकाएं। बारबेक्यू रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज गोश्त में पैदा करते हैं। बारबेक्यू से नाइट्रेट्स पैदा होते हैं गोश्त में। नाइट्रेट्स जाके जिस्म में इंफ्लेमेटरी कंडीशंस को, रिएक्शंस को ट्रिगर करते हैं। और हम इस वक्त बाहर से भी गर्मी के मौसम में, वो जिसम में भी गर्मी मौसम में भी ऑब्वियसली उस तरह से। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे लगता है मुझे करना चाहिए वो ये कि हमारे यहाँ जब इस ईद कुर्बा गुजरती है, हम बहुत सारा जो एक पोर्शन है मीट का उसको स्टोर कर लेते हैं और वो कुछ दिनों में नहीं महीनों तक इस्तेमाल होता है और वो फ्रीजर में पड़ा रहता है। कभी लाइट चली गई, डीफ्रॉस्ट हुआ, दोबारा से फ्रीज हो गया, तो इसका बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसमें आप बेहतर तौर पे गाइड कर सकती हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन अगेन। अच्छा, ऐसा है कि 3 महीने तक आपके पास फ्रिज में शेल्फ लाइफ होती है, 3 महीने तक आपने इस्तेमाल कर लेना है। मैंने तो अपना गोल्डन रूल घर में ये बनाया हुआ है कि मुहर्रम स्टार्ट होने से पहले कुर्बानी का गोश्त खत्म हो जाना चाहिए। आई जस्ट समहाउ स्टिक टू दिस रूल। वैसे तो अनएथिकल जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें वो उतना ज्यादा अच्छा है। अगर आपके पास गोश्त अच्छी तरह फ्रीज हुआ हुआ है और आपके पास 2 दिन लाइट नहीं आती तो 2 दिन तक गोश्त ठीक रह सकता है, प्रोवाइडेड वो एयर टाइट पैकेट्स में है और वो अच्छी तरह फ्रीज है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर अब आपने गोश्त बाहर निकाल लिया, ठीक है, और उसके जो आइस क्रिस्टल्स थे वो एक बार पिघल गए और वो आइस क्रिस्टल्स जो है, अब इसका मतलब है कि जो फ्रोजन मीट है उसने फ्रोजन मीट के क्रिस्टल्स भी तोड़ना शुरू कर दिया। वो एक बार पिघल गए ना, अब आपने दोबारा फ्रीज नहीं करना, ठीक है। इस प्रोसेस को सबलाइम होना कहते हैं। अब फ्रीज नहीं करना, अब इसको पका लें। कभी कभी मूड चेंज हो जाता है, नहीं पकाते, इसको वापस रख दो, रान वापस रख दो, नहीं भिजवानी रोस्ट। अब इसको पकवा लें और पकवा के फ्रीज कर लें, वरना इसमें पैथोजेंस पेनिट्रेट कर जाएंगे। अगर आइस क्रिस्टल्स नहीं टूटे, गोश्त के ऊपर पानी नहीं आया, आपने बाहर निकाला हुआ था, तो वापस रखते हैं। लेकिन 3 महीने से ऊपर तो अपने पास बिल्कुल भी ना रखें। 3 महीने से ऊपर इसकी शेल्फ लाइफ नहीं है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने कुर्बानी से पहले और बहुत ज़बरदस्त टिप्स हैं जो हेल्पफुल होंगी बहुत सारे लोगों के लिए। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि गोश्त को बांट दें, लेकिन अगर आप उसको खाते भी हैं तो प्रॉपर कुक करके खाएं। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बारबेक्यू को अगर आप समझते हैं कि इट्स हेल्दियर देन द भुना हुआ गोश्त, ऐसा नहीं है। दिस इज व्हाट डॉक्टर सहर सेड, बारबेक्यू भुने हुए गोश्त से ज़्यादा सेहतमंद नहीं है, भुना हुआ गोश्त बेहतर है। ये आज का रिजल्ट है। खैर जी, एक आगे बात करते हैं। हम सोच ये रहे थे कि आपने अक्सर नाज़रीन रोड पर गुजरते हुए जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं इसके मुतालिक एडवर्टाइजिंग्स देखी होंगी, मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट बोर्ड देखे होंगे, और इसमें हर आने वाली जो नई प्रोडक्ट है इसके बारे में आवाम की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। अब तो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, नए नए तरीके आ गए हैं, और जिस प्रोडक्ट में भी दिलचस्पी आवाम की उसको आवाम मुतल्लिका स्टोर पर जाके ख़रीद ले, लोग ख़रीद ले, इस किस्म की चीज़ें बोर्ड्स पर दिखाई जाती हैं। इसको आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग कहा जाता है टेक्निकली। और अब इसमें नई जहतें आ रही हैं और मार्केटिंग कि इस किस्म को टीजर एडवर्टाइजिंग भी कहा जा रहा है, जिसमें कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले कुछ ऐसे साइंस और ऐसी चीज़ें आवाम के सामने रख देता है जिससे आवाम अट्रैक्ट होते हैं, मुतवज्जे होते हैं, उनकी दिलचस्पी बढ़ती है कि आखिर ऐसा क्या है जो नया आ रहा है। एग्जैक्टली, और ये बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं और ये टीजर कैंपेन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे होती है। हम आपको आउट ऑफ होम या होलोग्राफ वाली वॉल दिखाते हैं जिसमें अक्सर इस तरह की एडवर्टाइजिंग होती है। ये वॉल जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें सनसिल्क ने एक टीजर कैंपेन दिखाई है जिसमें पूरा शहर
मुझ समेत ये सोच रहा था और इस कन्फ्यूजन का शिकार था कि आखिर ऐसा क्या आने वाला है कि आपके जो बाल हैं, मेरे ख्याल से आजकल हर खातून का मसला है कि उसके बाल अच्छे हों, और ऐसे में सनसिल्क की जो टीजर कैंपेन है ये बहुत सारे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप कर रही है कि आप इफ़ यू वांट सुपर हेयर तो ये सुपर हेयर आपको किस तरह से मिलेंगे, आपको क्या इस हवाले से इस कैंपेन में बताया जाएगा। और अभी तक तो ये हम अपनी टीवी स्क्रीन्स पर, बिलबोर्ड्स पर, इस तरह की वॉल्स के ऊपर ये देख रहे हैं। अब तो ये कुछ दिनों में पता चलेगा जब सनसिल्क रिवील करेगा। अगर आप भी सोच रहे हैं कि कैसे मिलेंगे सुपर बाल और आपको इंतजार है कि आखिर क्या है ये जो टीजर कैंपेनिंग चल रही है, तो हम आपके साथ हैं इसमें, हमें भी नहीं पता, बट वी लुक फॉरवर्ड कि इसमें क्या आता है, आपको बताएंगे। ये एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए एक्सप्रेस। अब जिक्र करते हैं बाबा खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनकी छठी बरसी आज मनाई जा रही है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने इंसानियत की खिदमत के लिए यकीनी तौर पे जो खिदमात दी उसकी मिसाल नहीं मिलती, वो अपनी मिसाल आप हैं और आज तक लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब्दुल सत्तार ईदी 1928 में भारतीय रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए और तक़सीम हिंद के बाद ख़ानदान के हमराह पाकिस्तान आ गए। उन्होंने 1951 में एक छोटे से क्लिनिक के ज़रिए खिदमत खल्क़ का आगाज़ किया। अस्पताल और एम्बुलेंस खिदमात के अलावा ईदी फाउंडेशन ने क्लिनिक, ज़िचकी घर, पागल खाने, माजूरों के लिए मुख्तलिफ घर, ब्लड बैंक्स, यतीम खाने, लावारिस बच्चों को गोद लेने के लिए मराकज़, पनागाहें और स्कूल्स खोले। पाकिस्तान के अलावा ईदी फाउंडेशन दुनिया के दीगर कई ममालिक में भी जो दुखी इंसानियत है उनकी खिदमत कर रही है, खिदमत सर अंजाम दे रही है। 1980 की दिहाई में हुकूमत पाकिस्तान ने अब्दुल सत्तार ईदी साहब को निशान इम्तियाज़ से नवाजा। उनकी समाजी खिदमत के सिलसिले में उन्हें मुतअद्दिद कौमी और बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। तो आज अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बरसी होने 6 बरस बीत गए, लेकिन ऐसा ही लगता है उनके काम की सूरत में कि ईदी साहब इज़ अराउंड अस, हमारे आसपास मौजूद है। इसके साथ साथ अगर आज हम याद करें तो आज 8 जुलाई को बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की छठी बरसी है। और अगर बात करें 2016 में कश्मीर हुर्रियत पसंद कमांडर बुरहान वानी और उनके 2 मुजाहिद साथियों सरताज अहमद और परवेज़ अहमद की शहादत के बाद मकबूजा कश्मीर की जो मज़ाहमती तारीख़ है उसमें सबसे तवील मुज़ाहिरों का आगाज़ हुआ, जिसने भारतीय फ़ौज का जो तसल्लुत है उसके ख़िलाफ़ जारी तहरीक में एक नई रूह फूंकी। और बुरहान वानी की भी आज छठी बरसी है, उनको हम याद कर रहे थे आज। और इसके साथ साथ जनाब अब चूँकि हमने ट्रिब्यूट दिया, शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन अब चूँकि ईद का सिलसिला शुरू होने वाला है, कल चूँकि सैटरडे को हमारा शो नहीं होता और लेकिन संडे और उसके बाद ईद के तीनों दिन आपका और हमारा साथ रहने वाला है। हमारी ईद स्पेशल ट्रांसमिशंस होंगी जो हम आपके साथ गुजारेंगे वक्त ईद का पहला, दूसरा और तीसरा दिन, और फिर अपनी दें और देंगे इंशाल्लाह। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ और आपको एडवांस में ईद मुबारक।